बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब हमारे साथ परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग सेक्टर किस तरह का इलाका है, कितना दुरू और दुर्गम है और भारत के वीर जवानों ने वहाँ पर क्या किया? मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा ब्रिजेश जी, लेकिन आज पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था उसकी आज बरसी है और मुझे लगता है देश को अपने शहीदों को हमेशा याद करता रहना चाहिए, नहीं तो शहीद होने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे। तो उनको याद करते हुए अपनी बात मैं शहादत को नमन करता हूँ जी। दूसरी बात जो आपने ये जो मसला बताया है जो भारत चीन सीमा पे हुआ है, देखिए पहाड़ी इलाका है और ड्राई टाइप के माउंटेन्स हैं, वेजिटेशन बहुत कम होता है, दुरूह क्षेत्र है। सेना के जवानों के लिए वास्तव में एक दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे साधन और संसाधनों की बहुत दिक्कत रहती है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बताया था कि वहाँ पे एक डिफेंसिव पोस्चरिंग थी और हम उनके रूट्स के, ब्रिजेस के, इन चीज़ों के ऊपर हमारी जियो स्ट्रैटेजिक कॉल डिफेंसिव थी। ये बिल्कुल सही है। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि देश में सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी जब किसी कंट्री की तय होती है तो 10, 20, 50 साल के आगे के दौर के और बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों को जोड़ के चलते हैं, चाहे उसमें जियोलॉजिकल फीचर्स हों, चाहे उनकी इकोनॉमिक स्टेट हो, चाहे और भी मसले हों। तो उसके तहत भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उनमें अभी कम्युनिकेशन चैनल्स पे काफ़ी काम हो रहा है और मुझे लगता है तकरीबन 15 साल से ये काम चल रहा है कि हमारे साधन संसाधन, रोड नेटवर्क, ब्रिजेस अच्छे हों ताकि फ़ौज को कुछ सुविधाएं हो जाएं और ज़रूरत पड़ने पे उनको आगे इंडक्ट भी किया जाए। इनका प्रभाव इतना अधिक होता है कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की बहुत सी सड़कें, मध्य प्रदेश की बहुत सी सड़कें, उनका चौड़ीकरण इसलिए किया गया है कि ताकि सेना का मोबिलाइजेशन हो सके। आप मुझे बताओ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा वो समझाओ आप, ये फेस ऑफ क्या होता है और इंडो-चीनो बॉर्डर पर हम आर्म्स एनुमेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ये सामने सामने मल्ल युद्ध वाली स्थिति क्यों होती है? देखिए, मैकमोहन लाइन करके एक इमेजिनरी लाइन जो पहाड़ों पे पानी के बहाव का रास्ता समझिए मोटा मोटा, कि अगर पहाड़ों के ऊपर से पानी डालें तो जो उत्तर या दक्षिण की तरफ पानी गिरेगा वो देश की इमेजिनरी सीमाएं होंगी। लेकिन ये बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, क्योंकि ये हमेशा विवादित रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने उस एलएसी के ही परिप्रेक्ष्य में उसका सम्मान रखते हुए दोनों देशों ने कुछ न कुछ तारतम्य के साथ उसको निभाने की कोशिश की है। अब आप जानते हैं कि राजनीतिक मसले और राजनयिक मसलों में बहुत फर्क है। राजनीतिक में हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन राजनयिक मसलों में जैसे जैसे देश की ताकत बढ़ती है या घटती है, विदेश के अंदर बाकी देशों में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपकी देश की इंपॉर्टेंस जैसे बढ़ती और घटती है, आपका स्टैंड बदलता रहता है। और हमारे सामने है, चीन ने 1981 में जब उनकी ओपन इकोनॉमी हुई है और हिंदुस्तान ने 91 में जब से ओपन इकोनॉमी हुई है, दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में जो आर्थिक ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से हमारी स्टांसिंग होती रही है। मैं इसमें थोड़ा अलग आपको ले जाना चाहूंगा, मैं इस मसले को लाना चाहता था, बस 30 सेकंड दीजिएगा जी। हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी सीमा पे कोई लड़ाई हो तो उसका ठीकरा फौजी, सेना और सैनिक के ऊपर आए और उसको क्लेम करने के लिए कोई खादी पहना राजनीतिक व्यक्ति सामने आता है और वो दावा करता है कि हमने खदेड़ दिया, हमने दौड़ा दिया, हमने मार दिया। मेरा कहना यह कि सैनिक आपका है, देश का है, देश पे जान देगा, गर्व महसूस करेगा, लेकिन वो लड़ाई का एक हिस्सा भर है। आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ सेना नहीं लड़ती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसको नहीं पता कि चीन हमारे लिए क्या कठिनाइयां आगे पैदा करेगा। मुझे याद आता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी 97-98 में रक्षा मंत्री थे, लगातार लोकसभा में कई बार कहा है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, इसको लिख के ले लीजिए। हमारी तैयारियां चीन की बढ़ती इकोनॉमिक पावर के हिसाब से होनी चाहिए और हम बात कर रहे हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया से ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में, खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज में, उन्होंने बहुत सी कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, अपने परमानेंट मिलिट्री कैंप स्टैब्लिश किए हैं और कहीं ना कहीं वो अमेरिका के समकक्ष खड़े हैं। हमारे सामने चुनौतियां बड़ी हैं, हमको राजनीतिक, व्यावसायिक और आर्थिक कानून तो पहलू भी देखने होंगे। अब ये सही बात है कि हम आर्थिक तौर पर 10 सेकंड दीजिएगा। हमें आयात और निर्यात के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि हम घर में चाइनीज झालरें लगाते रहें, बच्चे चाइनीज खिलौनों से खेलते रहें, लेकिन दिवाली के टाइम हम शोर मचा दें कि चाइनीज झालर का बहिष्कार।
ये प्रतीकात्मक विरोध बंद करके हमको निर्यात आयात के परिप्रेक्ष्य पे बहुत गंभीरता से देखना Absolutely पड़ेगा right. और जी। सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठ के देश की जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज पे काम करना बहुत पड़ेगा। शुक्रिया। मैं अजय चतुर्वेदी